जरूर देखे होंगे। तो आ जाइए, पहले हम लोग देखेंगे टॉप 20 मैथ्स को। पहले हम लोग देखेंगे टॉप 20 मैथ्स को। पहला नंबर बड़ा मजेदार है, आनंदित करने वाला है, सिंपल है। 1 से लेके 31 तक गया है, तो मान लिया जाए कि 1 से लेके 31 तक हम लोग निकाल लेंगे, और फिर 30 से घटते हुए चला गया है, तो 1 से 31 तक। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि प्रथम n 1 से लेके चलिएगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योग किसे किसे पता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। प्राकृत संख्याओं का योग किसे किसे आप में से पता है कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 से 31 तक पहले चलेंगे, तो n के जगह पर 31 इंटू 31 प्लस 1 32/2, बीच में प्लस। अब इधर 1 से 30 तक आ जाएंगे, तो यहाँ पर 30 इंटू 31/2। अब काट दीजिए, यहाँ पर 2 से 16 बार में 16 दूनी 32, 2 से 15 दूनी 30। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 यहाँ भी है, 31 यहाँ भी है, तो 31 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया 16 प्लस 15। अब यहाँ पर 31 और 16 15 भी जोड़ेंगे तो 31 से होगा, तो 31 गुना 31 मतलब हो गया 961। तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों 31 गुना 31 मतलब हो गया 961। 31 गुना 31 मतलब हो गया 961। क्लियर हुआ? किसी भी मेरे शेर बहादुर भाई बहन को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 तथा 6 का आंकिक मान का योग, तो 5 और 6 का आंकिक मान का जो योग है वो 5 प्लस 6 ही होगा, यानी 11 होगा। तो यहाँ पर 11 होगा। किसी भी अंक का आंकिक मान स्वयं वही अंक होता है। स्थानीय मान बोलता तो फिर उसका स्थानीय मान निकालेंगे। किसी भी अंक का आंकिक मान, किसी भी अंक का आंकिक मान यानी फेस वैल्यू स्वयं वह अंक ही होता है, स्वयं वह अंक ही होता है। तो 5 का आंकिक मान 5 होगा और 6 का आंकिक मान 6 ही होगा। तो 5 प्लस 6 11 हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 4 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से क्या होगा? तो आप सोच भी सकते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि 2 3 4 और 5 यदि हम लेते हैं तो पहला कंडीशन लागू हो गया। देखिए जो क्या बोला है, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर है। देखिए 2 3 5 चौथी के बराबर है, चारों क्रमागत भी हो गया और पहला दोनों का योग चौथी के बराबर भी हो गया, तो हो गया यही चारों संख्या होगा। तो अब बोल रहा है इसके योग का आधा, चारों के योग का आधा। तो बोले सर जोड़ के आधा कर दीजिए, तो जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12 2 14, 14 का आधा कितना हो गया? 7। अब बोलिए कि सर ध्यान नहीं रहेगा, तो सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या देखे कि कुछ नहीं करना है, सोचिए कि कौन ऐसा 4 गो क्रमागत संख्या लें कि जिसका प्रथम 2 गो का योग चौथा के बराबर है। तो प्रथम 2 गो का योग चौथा के बराबर इसमें आ रहा है, 2 3 4 5 ले रहे हैं। तो ऐसा सेकेंड मेथड है कि आप पहला x मानिएगा, अगला x प्लस 1 मानिएगा, अगला x प्लस 2 मानिएगा, फिर x प्लस 3। ये चारों क्रमागत संख्या हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहला दोनों का योग, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला दोनों का योग बराबर चौथी संख्या, तो x प्लस 1 बराबर x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान निकलेगा। एगो x तो कट जाएगा, उधर जाके घट के x बराबर 1, उधर जाके घटेगा तो 2, x का मान 2 हो गया। अब जैसे ही x का मान 2 हुआ तो पहली संख्या 2 हो गया, पहली संख्या 2 हो गया,
फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5। सब में x का मान रखेंगे। अब सबका योग का आधा, तो 2 + 3 + 4 + 5/2 यानी 14/2 यानी 7। तो ये हुआ लॉन्ग मेथड से बनाना। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो बोलिए सर साधारण ब्याज 6 वर्ष में 60% बढ़ गया, तो 6 वर्ष में 60%, तो इसलिए 1 वर्ष में 10%। तो 1 वर्ष साधारण ब्याज चूंकि प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, इसलिए कोई अनपढ़ आदमी बता देगा कि 6 वर्ष में 60% तो 1 वर्ष में 10%, इसलिए वार्षिक दर हो गया 10%। अब कहता है इसी दर पर 10,000 की राशि 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज। अब यही दर होगा लेकिन समय 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा। तो 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से CI किसे किसे नहीं याद है वो बताओ। 33.1। जब जब 10% आता है या 5% आता है या 20% आता है, मैं बोलता हूं 4 वर्ष तक का CI आपको याद रहना चाहिए। 10% का CI 4 वर्ष तक याद रहना चाहिए। 1 वर्ष का तो 10 होता है, 2 वर्ष का 2r + r² से निकालेगा 21 होगा। 3 वर्ष का भी निकालने के लिए बताए थे आपको 33.1 और 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का CI होता है 46.41। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चारों वर्ष का याद रखना है। तो पूछ रहा है CI क्या होगा, जबकि मूलधन कितना है 10,000, तो इसकी तुलना 100 से। CI तो 33.1। कैलकुलेशन करेंगे 2 शून्य कट जाएगा, एगो पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट से 1 शून्य कट गया, 10 गुना होगा 3310, हम सभी का आंसर होगा 3310, ऑप्शन नंबर बी। किसी को भी आपत्ति हो मेरे प्यारों, दिक्कत हो परेशानी हो तो बताइए, नहीं दिक्कत परेशानी है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थित जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में, तो यहाँ पर धारा की चाल है 3 और स्थिर जल में एक आदमी या नाव का चाल है 6। तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, जुटेगा। तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। तो पहली बात तो है कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना, तो दूरी हो जाएगा 37 और धारा की दिशा में है तो चाल जुटेगा। 6 है स्थिर जल में और 6 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौका 36, 4.1/9 घंटे। तो यहाँ पर 4.1/9 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है। 4.1/9 घंटे मेरे शेर बहादुरों, ऑप्शन नंबर बी है। किसी को आपत्ति है परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है A/B 3:5 है। A/B जो है ये 3:5 है। अच्छा, B/C जो है ये 4:7 है। A/B B/C हम लोग से पूछ रहा है A/B/C। बोले सर रेशियो में ढेर बना है, 4 × 12, बी तो कॉमन ही है, 5 चौका 20 और C 7 × 5 35, कट भी नहीं रहा है तो 12 20 35 ही आंसर हो जाएगा। 12 20 35 है दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर बी। तो आसान क्वेश्चन है इसलिए सुपर फास्ट चल रही है। इसका मान आप क्या निकालिएगा, इसका मान दे रहा है 17.89। तो आखिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 45 को 9 × 5 45 तोड़ेंगे, 9 बाहर निकलेगा तो 3√5 प्लस इसको 25 × 5 तोड़ेंगे, 25 बाहर निकलेगा तो 5√5 बराबर है 17.89। यहाँ पे 5 3 8√5 का मान हो गया 17.89। चलो 8√5 रहने देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 180 है, इसको हम लिख सकते हैं 36 × 5, यहाँ हम लिख सकते हैं 16 × 5। 180
36 बाहर निकलेगा 6√5 प्लस ये हो जाएगा 4√5, 6×4 10√5। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहां से √5 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 17.89/8। तो अब यहां से हम लोग √5 का मान लिख देंगे 10 गुना √5 का मान क्या लिख सकते हैं, जैसे √5 है, ये 8 गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो गया, तो √5 का मान लिख दिए 17.89/5। तो अब कुछ नहीं करना है, बस सॉरी 8 8 8, अब कुछ नहीं करना है, बस 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब 5 से ये गुना होगा, 5 नमा 45 के 5, 5 नमा 45, 5 बचा 4, 5 8 40, 4 44, 44/4 और 17 5 85, 85 और 4 89। 2 अंक के बाद दशमलव है, बटा में 4 है। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 से 22 चौका 88 हो गया दशमलव। अब 22.4 एक ही ऑप्शन में, 22 चौका 88 हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों। बच कितना जाएगा, बच जाएगा हम सभी का 1, तो 1 पर 4 14, तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 2 बच गया, तो 4 छके 24। तो इसको आप लगभग में लिख सकते हैं 22.4 लगभग, क्योंकि 36 है तो 40 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार ये 22.4 हो जाएगा। तो हम लोगों ने चालाकी बरता कि क्या किया, इसको हम लोग इसी वे में √5 का मान निकाल लिए। चलिए आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने, पोस्ट या पोल या खंभा या व्यक्ति या ब्रिज को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ पर कितना समय लग जाएगा, तो बहुत आसान है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 90, अब दूरी 180 ना 180 मीटर है। आज चाल चूंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 18 × 90, 5 से 36 × 180, 36/5। तो अब 36 को 5 से भागा दोगे तो किसी भी संख्या को भागा देना है तो 36 दूनी 72, 1 अंक के बाद दशमलव। किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है तो दुगना करके 1 अंक के बाद दशमलव, या 7 × 5 = 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो 7.2 सेकेंड हम सभी का आंसर आ गया, 7.2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। 9 में कहता है कि 1.236576576, तो यहां से देख रहे हैं कि 576 दोहरा रहा है ना, तो आप क्या करिएगा 1.236576576 दोहरा रहा है, सिर्फ 65 यहां से दोहरा रहा है, 6236 तो ठीक है, 657 तो 657 दोहरा रहा है, 657 देखिए यहाँ पे जो दोहरा रहा है वो दोहरा रहा है बार बार 657, फिर 657, फिर 657। तो 657 को रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, तो 123,657 माइनस, जिस पर रेकरिंग ने घटा देंगे, कितना घटेगा 123 घटेगा, बटा रेकरिंग 3 अंक पर है तो 3 × 9 है ना, 2 अंक पर रेकरिंग ने है तो 2 × 0, क्योंकि 9 और 0 सिर्फ राइट साइड के बदले होता है, लेफ्ट वाला के बदले नहीं। तो 3 × 9 2 × 0, 3 × 9 2 × 0 वाला, तो कई गो ऑप्शन है तो घटा के देखिए, 7 में से 3 घटेगा तो 4, फिर 5 में से 2 घटेगा तो 3, 6 में से 1 घटेगा तो 5, और उसके बाद यहाँ पर 123, अब बटा में 3 × 9 और 2 × 0। तो ये जो हुबहू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मुझे लगा सी है, सी है। आप लोग भी अपने तरीका से देख लीजिए, मेरे प्यारों, अपने तरीका से।
कुछ नहीं, 10 पहुंच गए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आराम से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए cos x प्लस वाई बराबर 1/2 है, और cos में 1/2 हम सभी जानते हैं कि बराबर होता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान 60 हो गया। फिर आ जाइए, साइन x माइनस वाई 0 है, x माइनस वाई बराबर 0, तो साइन 0 का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 0। अब x प्लस वाई बराबर 60 है और x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ पर x निकालना है तो जोड़ के आधा, तो 60/2 यानी 30 डिग्री, एंड y निकालना है तो घटा के आधा, तो भी 60/2 यानी 30 डिग्री। तो x और y दोनों स्थिति में 30 डिग्री होगा, तो ऑप्शन मिला दीजिए, ऑप्शन नंबर। और यहाँ पे कह दिया x y से बड़ा या बराबर है, तो बराबर लगा दिया तो बराबर हो गया। बदमाशी नहीं यारो, मारेगी मम्मी। रख दो, दीवार वार में नहीं लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही मजेदार है। 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों के योग और प्रथम 10 पदों, यदि 11वें पद तो कौची के 11वें पद, यहाँ लिखना चाहिए एपी के। यदि एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11वें पद और 18वें पद, तो चूंकि हम सभी जानते हैं एपी के एनवा पद क्या होता है, तो एपी का एनवा पद बराबर होता है, रखेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एपी का एनवा पद। तो यहाँ पे कह रहा है कि एपी के 11वां पद और 18वां पद, 11वां पद और बटा रेशियो मतलब बटा 18वां पद, 18वां पद बराबर है 2/3। अब चूंकि एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 11वां पद होगा ए प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 डी, ए प्लस 10 डी, और नीचे हो जाएगा ए प्लस 17 डी बराबर हो जाएगा 2/3। अब इसको हल कर देते हैं। बोल रहा है कि इसके प्रथम 5 पदों के योग और प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात, इसको हल करके डी निकाल देते हैं। पहले ए और डी का रेशियो निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तिरछा गुना करिए 3a और 2a, तो a बचेगा। इधर 10 दिया 30 डी, 17 दूनी 34 डी, तो 4 डी बचेगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो a अनुपात जो डी निकला वो निकला 4:1। बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब जो हम लोग से पूछ रहा है कि इसके प्रथम 5 पदों का योग, इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात, तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि एपी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S5 मतलब 5 पदों का योग होगा 5/2 इंटू 2a, तो 2a तो रहेगा ही, प्लस n माइनस 1 यानी 5 में से गया 4d, यही ना रहेगा। S5 बराबर 2 कॉमन लेके काट दोगे तो 5 इंटू a प्लस 2d रहेगा। 2 कॉमन लेके आप काट दोगे इसको यहाँ से 2 बार में, तो a प्लस 2d बच गया अंदर में, तो ये हो गया S5 का मान। उसी प्रकार से S10 का मान अब निकालेंगे। इधर S10 बराबर तो 10/2 इंटू 2a
प्लस n-1 यानी 9d हो गया। तो 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी s 10 बराबर हो गया 5 इंटू 2a प्लस 9d। अब क्वेश्चन कहता है, बाय क्वेश्चन कहता है S5 बटा S10, ये दोनों का अनुपात निकालिए। प्रथम 5 पदों का योग और प्रथम 10 पदों का योग का अनुपात निकालिए। तो प्रथम 5 पदों का योग ये है S5, 5 इंटू a प्लस 2d, 5 इंटू a प्लस 2d अनुपात 5 इंटू 2a प्लस 9d। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, 5 5 काटेंगे, उसके बाद मान पुट करेंगे। a की जगह 4 रखेंगे और b की जगह 1। a की जगह 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2d यानी 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 4 प्लस 9 गुना 1। इसको देखिए, 4 और 2 का 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 9 17 हो गया। तो 6 बटा 17 हो गया, यानी 6 अनुपात 17 हो गया। तो देख रहे हैं कितना मजेदार है। पहले a प्लस n-1 इंटू डी किए, उसके बाद में हम लोग क्या किए, a और d का रेशियो निकालिए, फिर 5वां पद निकालिए और 10वां पद, और दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का योगफल पर आधारित। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। कहता PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र O है। O लिखना चाहिए ना भाई, जिसका केंद्र O है, यहाँ पर O छूट गया। PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। PQ उस वृत्त का व्यास है, PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। तो देखिए ये वृत्त हो गया। अब PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, तो मान लिया जाए ऐसे करके P और Q व्यास है। व्यास मतलब केंद्र से होकर IO है। उस पर कहीं पर मान लिया जाए एक बिंदु R यहाँ पर स्थित है, पूरा एक बिंदु R स्थित है, और कोण RPQ 39 डिग्री है। RPQ कोण RPQ ये वाला जो है 39 डिग्री है। हमने क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कोण RPQ, तो बीच वाला कोण होता है RPQ 39 डिग्री। पूरा कोण RQP, कोण RQP ये वाला कितना होगा, वाट। तो बोलिए सर तुरंत निकल जाएगा, दिक्कत वाला बात है। आप ही तो बताएं कि किसी वृत्त में व्यास के द्वारा उसके परिधि पर ये जो पूरा कोण बनेगा, यहाँ से ही पूरा व्यास हो गया, और ये जो कोण बन रहा है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। ये समकोण होता है। किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा हमेशा समकोण बनता है। किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर किधरो बनाइए, व्यास द्वारा उधर बनाइए, किधरो बनाइए, परिधि पर हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री बनता है। हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री बनता है। हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री बनता है। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, अभी त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें 90 यही हो गया तो 39 हो गया।
तो ये कितना हो जाना चाहिए, तो 90, यह दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, तभी ना 180 होगा जी। तो 180 में 90 घट गया, फिर 39 और घटाना है 90 में, तो 90 में 39 घटा दीजिए। 90 डिग्री माइनस 39, 90 में 39 घटाइए तो 51 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है, कोण आर क्यू पी बराबर 51 डिग्री। कै डिग्री? 51 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 51 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सभी का आ गया 23। एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य एम है। एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य एम है। एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य एम है। यदि दो प्रेक्षण 0 और m को इसके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? तो पहले देखिए, एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है। एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या है? m है। यदि दो प्रेक्षण, और आप पहले से देखिए, एक्स प्रेक्षण का समांतर माध्य क्या है? m है। एक्स प्रेक्षण का समांतर माध्य क्या है? m है। अब कह रहा है कि 0 और m को इसके साथ शामिल किया जाए तो नया माध्य। बोले सर नया माध्य निकालना है ना, तो नया माध्य हो जाएगा xm, जैसे योगफल इसका निकल गया, प्लस एगो 0 और एगो m शामिल हो गया, बटा पहले x प्रेक्षण था तो अब हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि दो देखें पहले x मतलब इस संख्या को दर्शा रहा है। x प्रेक्षण, पहले संख्या x है, माध्य m है, तो योगफल हो गया औसत गुने संख्या, तो xm। अदुगो और शामिल हुआ 0 प्लस m, तो बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो x पहले संख्या था, अब 2 और बढ़ गया, तो ये 0 का वैल्यू है नहीं, तो xm प्लस m बटा m x प्लस 2। अब ऊपर में m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 अब बटा x प्लस 2। तो यहाँ पर m इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2, m इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2, m इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2, m इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने आपको बताया था, एक तो गुना करने पर होता था तो हम लोग फैक्टर में तोड़ लेते थे और दो दो का जोड़ा बनाते थे, जो सिंगल बच गया उतना गुना करना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जोड़ने पर, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा उसको देखते हुए यहाँ पे वर्गमूल। पहले तो 8 बार लगाएंगे, 8 8 64, 8 बार लगा, कट गया। अब 2 अंक 12 उतरेगा यहाँ, 8 8 16, तो ऐसे हो गया, तो 0 बार, फिर डबल 0 उतारेंगे। अब कितना बार लगाएं? तो बोलिए कि सर अब लगाना क्या है, सीधा सीधी हम सभी जान रहे हैं कि 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, तो 7 बार लगेगा। दशमलव देंगे तो 7 बार फिर लगेगा। 0 बार लगा है ना, तो फिर 2 0 बैठा है, तो दशमलव देंगे तो 7 बार लगेगा। 7 बार नहीं लगेगा ना, 1200 है ये, फिर तो 0 बार ही लगेगा। फिर से आ जाइए, 8 8 64 बच गया 12, तो अब 0 बार लगाएंगे, 0 बार। बोले सर 0, तो फिर तो 12 उतने रह जाएगा 0, तो लेकिन ये हो गया 160 और यहाँ पे 12 हो गया दशमलव, फिर डबल 0 यहाँ पर देंगे, और फिर 0वें बार लगेगा 0 बार, तो 0 0 0 0, यहाँ फिर हो जाएगा वही 0 बार लगाएंगे, तो 0 बार लगाएंगे तो फिर ये 1600 हो गया।
आई 12,000 हो जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे, 0 हो गया। अब हम लोग लगाएंगे 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, तो 7 बार में 16 × 7 = 112, 112 पर क्या सुनना, 16 × 7 = 112, 112 पर डबल शून्य, नहीं ज़्यादा बार लग जाएगा, यह 1,20,000। 0 बार लिए तो ये भी तो 16 बार है ना, तो सॉरी 7 बार लगाएं, 7 बार। तो 7 × 7 = 49 के 9, फिर 7 0 0 4, फिर 7 0 0, 16 × 7 = 112, 112। तो आप देखिए कि कितना जोड़ने की जरूरत है। अब 1,20,000 में 1,12,049 घटाएंगे, ये क्या है, कहीं पर गलती तो नहीं हुआ, सीधा, अरे सीधा ऐसे छोड़ो ना, उतना दिमाग मत लगाओ। ये 64 12 है, सोचो, क्या दिमाग मत लगाओ, सोचो कि 64 12 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो बोले सर 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 6400, लेकिन उससे बड़ा है। यदि बोलता कितना घटाया जाए तो 12 घटाते, तो 81 का स्क्वायर होगा। तो 81 का स्क्वायर कितना हो सकता है, ये 9 कम है 81 से, किसके बीच है इतना तो अनुमान लगा ये लेंगे, 64 12, तो 80 का स्क्वायर 6400, 81 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 100 से 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर 361 के 61, 361 के 61 बच गया 3, और 19 दूनी 38, 100 में घटाएंगे तो 62 और 3 65, तो 65 61। तो आप देखिए यदि बोलता कितना घटाया जाए तो इधर देख लेते, 12 घटाया जाए, 12 घटाया जाए, ये भी पूछ सकता है कि कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 12 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। या तो कितना जोड़ा जाए, तो देखो कितना जोड़ा जाए, तो 11 में से 2 घट गया 9, ये 5 बच गया, 5 में से 1 घट गया 4, यानी 149 जोड़ा जाए। तो पूर्ण वर्ग या तो 80 का हो सकता है या 81 का, लेकिन जोड़ा जाए बोल रहा है, तो जोड़ा जाए बोल रहा है तो आगे बढ़ेंगे 81 की ओर, घटाया जाए बोलता तो पीछे। तो यहाँ पर 149 जोड़ा जाए, बेकार का टाइम बर्बाद होता है। बढ़िया समझ में आ गया होगा, बढ़िया से आ जाइए आगे। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/10 अधिक है, तो मीना 9.1/11 अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की, तो 9.1/11% मतलब 100/11% अधिक। तो 100/11 अधिक के मतलब समझ रहे हैं किसका है, बोल रहा है ऋचा की आय मीना की आय से, तो पहले मीना लिखेंगे, मीना अपने आप में 100% होगी और ऋचा कितनी होगी। तो देखिए यदि बोलता कि ऋचा 10% अधिक है तो 100 तो 110, 20% अधिक है तो 100 तो 120, लेकिन यहाँ 100/11 अधिक है, तो 100 + 100/11। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा अनुपात, 1100 / 1 1200/11, 11 इधर हो जाएगा तो या तो काट भी सकते हैं हम लोग, 2 शून्य से 2 शून्य, 11 इधर अनुपात 12, तो ये तो हो गया दोनों का रेशियो। लेकिन पूछ रहा है कि मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, ऋचा तो मीना से अधिक है, तो रेशियो निकलेगा। आप बोल रहा है मीना की आय ऋचा की आय से, तो अब ऋचा में से लग रहा है तो 12 नीचे, कितना कम है तो 1 कम, तो मीना 1 कम है तो 1 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, 12 नीचे, तो काटिए 4 × 12, 25 × 4 = 100, तो 25/3, 25/3 मतलब, या 12 ही रहने दीजिए, ये 12 ही रहने दिया है, काटा नहीं है, तो 100/12, 12 × 8 = 96, 8.4/12, 8.4/12%, 8.4/12। तो यह ऑप्शन का खेल भी होता है ना, ऐसे पूरा काट के आंसर देना चाहिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है यदि वह अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम कर देता है, मतलब पहले चाल और बाद में चाल, पहले और बाद में चाल 1/15 कम करता है। 1/15 कम करना मतलब पहले था 15
उसमें कम किया 1, पहले था 15, उसमें कम कितना किया 1, तो नया चाल हो गया 14। यही चाल हो गया। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी 30 घंटे में तय करता है, तो समय तो 30 घंटा डेल है, लेकिन बोल रहा है कि वो अपने चाल को 1/15 हिस्सा कम करता है। 1/15 अपने चाल का, तो चाल में का लगा, मतलब उसका चाल था 15, कम किया 1, तो नया हो गया 14। चाल था 15, कम किया 1, तो नया चाल हो गया 14। चाल था 15, कम किया 1, तो नया चाल हो गया 14। तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। जब चाल 15 से 14 हो गया तो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करने लगा। यहां कितना कमा 1, तो कम की तुलना कम से उसका वास्तविक दूरी पहले निकालिए, तभी ना वास्तविक चाल निकलेगा। वास्तविक दूरी तो उसका 15 के चाल से था, तो 15 से 1/15 कम किया, यानी 15 से 1 कम किया, तो जब उसका 14 चाल हो गया तो 10 किलोमीटर कम गया उतने देर में। यहाँ 1 कम रहा, कम की तुलना कम से वास्तविक दूरी निकालना है 15 से, तो वास्तविक दूरी बोलता तो 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर जाना है रोहन को कितने घंटा में, तो ये 30 घंटा में जाना है। यदि वह ऐसा करता तब होता, तो मेन दूरी वास्तविक दूरी तो शुरू वाला हो गया, 10 कम गया, यहाँ 1 कम गया, 10 की तुलना 1 से वास्तविक दूरी 15 से, तो 150 किलोमीटर जा रहा है 30 घंटा में। तो इसलिए रोहन की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा हम सभी का आराम से, दूरी बटा समय। तो ऐसे आंसर मार दिए होंगे 150/30, माइंडे में किए होंगे 3×5 = 150, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब दिमागे में किए होंगे और आंसर मार दिए होंगे आप। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आज के सेट में मिल रहा है। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0, यही ना होता है। तो यहाँ पर a का काम ही करेगा, b का काम ही करेगा, और ये c हो गया। अब देखिए, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, आप पढ़े होंगे, जब किसी द्विघात समीकरण के, मैंने बार बार बताया है, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो d = 0। जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो d = 0। जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो d = 0, d = 0। तो d का मतलब होता है b² - 4ac = 0। दैट मीन्स 4ac उधर चला जाएगा तो b² = 4ac। तो कभी भी आप देखिए कि मूल बराबर है तो सीधा b² = 4ac लेके चलिए। अब b² b के जगह पर तो m + 1 के होल स्क्वायर बराबर 4 × a कितना है 4 + m, और c कितना है 1। इसको ना आप हल कर दीजिए, इसको ज्यादा, इसको ऑप्शन से देख लीजिए। m + 1 के होल स्क्वायर बराबर 4 × 4 + m, एक से तो मतलब है नहीं, तो ऑप्शन से सोचिए कि m का कौन कौन मान इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन से m बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण में बैठाइएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन से सोचिए। यदि आप 0 रखते हैं m का मान तो 0 1 1 के स्क्वायर 1, यहाँ 0 रखिए तो नहीं आएगा, तो ये गलत। यदि आप -1 रखते हैं तो 0, तो यहाँ नहीं आएगा। यदि आप 2 रखते हैं तो 2 1 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 रखते हैं तो 4 2 6 4 24, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। 5 रखे, देखिए 5 1 6 के स्क्वायर 36, यहाँ 5 रखे तो 5 4 9 9 36, दोनों तरफ बराबर। मूल के मतलब सेटिस्फाइड करना चाहिए इक्वेशन। -3 रखते हैं तो -3 + 1 -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 आया है m का मान -3, तो 4 में से 3 घटेगा 1, 4 1 4 बराबर आ रहा है, यानी m का मान 5 और -3, यही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चालाक बनना है, समय बचाना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है। अच्छा भाई, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाए तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो इसका मैंने हॉट ट्रिक बताया था
कि ज्यादा दर उर निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा। सीधा मूलधन कितना है बाबू, तो मूलधन है 800। पहला मिश्रधन कितना है, तो पहला मिश्रधन है 920 3 बरस में। और नया मिश्रधन पूछ रहा है कि नया मिश्रधन क्या होगा बढ़कर, जबकि ब्याज की दर 4% बढ़ गई है। तो आप 4%, आप ही सोचो, ब्याज की दर 4% बढ़ी तो 1 वर्ष में 4%, तो यहाँ 3 वर्ष की बात है तो 12%। और साधारण ब्याज है तो ब्याज की गणना मूलधन पर होगा। तो ये 12% जो बढ़ा वो किसका 12%, 800 का 12%। 800 का 12% परसेंट से 2 शून्य 12 8 96। तो ये जो 96, यदि बोलता ब्याज में कितना वृद्धि हो गया तो 96। नया मिश्रधन पूछ रहा है तो जो पहले से मिश्रधन है उसी में 96 जोड़ दीजिए, तो हो गया 6 9 2 11 के 1 1016 हो गया। हमारा जो नया मिश्रधन था जो 1016 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। मैथ बड़ा मजेदार रहा आज का। आ जाइए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है साइन और कॉस में बराबर है, तो इसका एंगल दोनों जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये नोट लिखाता हूं कि कहीं पर भी यदि आप देखें कि साइन ए बराबर कॉस बी, tan ए बराबर कॉट बी और कॉस ए के बराबर सेक बी, तो हमेशा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हमेशा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y, 3x 3y से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस बाई, आई जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों एंगल जोड़ के 90 होगा। अभी 20 प्लस माइनस तो कट गया, 3 कॉमन ले लिए तो 90 डिग्री, तो 30 तिया 90, यानी x माइनस बाई बराबर 30 डिग्री। तो यही पूछ रहा है कि x माइनस बाई का मान क्या होगा। तो लो, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त। तो एक संख्या ले लीजिए और उसी संख्या के 14 गुना जोड़िए तो 135 प्राप्त हो जाए। तो 14 1 15 x हो जाएगा बराबर 135। 15 नमा 135 यानी x बराबर 9, यानी वो संख्या कितना हो गया 9। तो 20 मैथ को हम लोग धुआं कर चुके हैं। मजा आया, आनंद आया। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग का खात्मा, 25 रीजनिंग। तो अब हम लोग करने वाले हैं 25